दो मासूम छोटे छोटे बच्चे जो हर रोज की तरह सुबह सुबह अपने घर से स्कूल के लिए तो निकलते हैं, लेकिन उसके बाद दोबारा कभी वापस घर ही नहीं आते हैं। इधर उनकी माँ का जब रो रो कर बुरा हाल हो जाता है, अगले दिन सुबह सुबह नज़दीकी थाने में जाती है और पुलिस वालों से कहती है कि साहब कैसे भी करके मेरे बच्चों को ढूंढ दीजिए, क्योंकि उनके सिवा मेरा और कोई भी नहीं है। पुलिस भी जब उस माँ को रोते हुए देखती है, इस मामले को काफी सीरियस तरीके से लेती है और आखिरकार मात्र 3 दिनों के अंदर ही इस मामले का खुलासा भी कर देती है। लेकिन पुलिस जब अपराधियों को पकड़कर सामने लाती है तो वाकई में उन्हें देखने के बाद किसी को भी अपनी आंखों पर भरोसा ही नहीं होता है। वाकई में दोस्तों, आज की जो कहानी है ये आपको भी सोचने और समझने पर मजबूर कर देने वाली है कि आज भी हमारे समाज में न जाने कैसे कैसे विकृत मानसिकता के लोग भरे पड़े हुए हैं। नमस्कार, प्रणाम, मैं आपका भाई, आपका दोस्त अभय, और आप देख रहे हैं द कीप क्राइम। दोस्तों, आज की जो सच्ची कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची कहानी है हरियाणा प्रदेश की। हरियाणा का एक जिला पड़ता है सोनीपत, और इसी सोनीपत का एक थाना पड़ता है सिविल लाइन। सिविल लाइन थाने के अंतर्गत एक कॉलोनी आती है आदर्श नगर कॉलोनी, और इसी आदर्श नगर कॉलोनी की रहने वाली है रूबी। रूबी जिसकी उम्र है लगभग 32 साल के आसपास। दरअसल रूबी जो पहले से शादीशुदा तो है, लेकिन 4 साल पहले अपने पति से तलाक ले चुकी है। रूबी के 2 बच्चे भी हैं, जिसमें बड़े बेटे का नाम है अंश, जिसकी उम्र है 11 साल, और छोटा बेटा वंश, जिसकी उम्र है 7 साल। दोनों ही बगल के एक प्राइवेट स्कूल में अपनी पढ़ाई करते हैं। रूबी जो खुद एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करती है, थोड़े बहुत पैसे कमाती है और काफी मुश्किल से अपने बच्चों की परवरिश करती है। बात कर रहा हूं मैं 21 फरवरी की सुबह सुबह की। हर रोज की तरह रूबी अपने दोनों बच्चों को तैयार करके स्कूल भेज देती है और खुद भी अपनी ड्यूटी पर चली जाती है। लेकिन शाम के समय रूबी जब अपने घर पर पहुंचती है तो देखती है कि दरवाजा बाहर से बंद है और उसके दोनों बच्चे दिखाई नहीं दे रहे हैं। जब दरवाजे को बाहर से बंद देखती है, देखकर रूबी एकदम से परेशान हो जाती है, क्योंकि इससे पहले रूबी जब भी शाम के समय अपने घर पर पहुंचती है तब तक उसके दोनों बच्चे भी स्कूल से घर वापस आ जाया करते थे। हालांकि बावजूद इसके रूबी दरवाजा खोलकर घर के अंदर प्रवेश करती है, लेकिन घर के अंदर भी उसके दोनों बच्चे दिखाई नहीं देते हैं। इसीलिए रूबी अब आस पड़ोस के लोगों से जाकर अपने दोनों बच्चों के बारे में पूछताछ करती है, तो पड़ोसी कहते हैं कि दरअसल हमने तुम्हारे दोनों बच्चों को स्कूल से आते हुए देखा ही नहीं है। पड़ोसी जब इस तरह की बातें कहते हैं, उसके बाद रूबी अपने बच्चों को हर जगहों पर ढूंढना शुरू कर देती है। उसके जितने भी जानने वाले होते हैं सबके घरों पर जाती है और अपने दोनों बच्चों के बारे में पूछताछ करती है। देखते ही देखते पूरी रात गुजर जाती है, लेकिन अगली सुबह तक भी रूबी के दोनों बच्चे ना तो घर पर आते हैं और ना ही उन दोनों का कहीं कुछ पता नहीं चलता है। अगली सुबह तक भी जब दोनों बच्चों के बारे में कुछ मालूम नहीं चलता है, आखिरकार अगले दिन 22 फरवरी की सुबह सुबह रूबी इसी सिविल लाइन थाने में जाती है और अपने दोनों बच्चों की गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज करवा देती है। साथ ही साथ रोते हुए पुलिस वालों से कहती है कि साहब, उन दोनों बच्चों के अलावा मेरा इस दुनिया में और कोई भी नहीं है। आप लोग कैसे भी करके मेरे बच्चों को ढूंढ दीजिए। पुलिस गुमशुदगी का रिपोर्ट तो दर्ज करती है, साथ ही साथ रूबी को आश्वासन देते हुए घर भेज देती है कि जैसे भी होगा हम दोनों बच्चों को जल्द से जल्द ढूंढ निकालेंगे। उसके बाद पुलिस भी रूबी के दोनों बच्चों को ढूंढना शुरू कर देती है। जब दोनों बच्चों का कहीं कुछ पता नहीं चलता है, आखिरकार पुलिस उसी दिन ही शाम के समय दोनों बच्चों के बारे में पूछताछ करने के लिए
लिए रूबी के घर पर जाती है और पुलिस सबसे पहले उसके पति के बारे में पूछताछ करती है। पुलिस रूबी से सवाल करती है कि तुम्हारे पति का नाम क्या है और वो रहता कहाँ पर है और आखिरकार तुम दोनों का तलाक क्यों हुआ है। इस पर रूबी पुलिस वालों को जवाब देते हुए कहती है कि साहब, मेरे पति का नाम राहुल है जो विकास नगर में रहता है। दरअसल 12 साल पहले मेरी शादी राहुल से हुई थी, लेकिन शादी कर जब मैं अपनी ससुराल में पहुंची तब मुझे मालूम चला कि राहुल एक नंबर का निकम्मा व्यक्ति ही नहीं है, बल्कि काफी मात्रा में शराब भी पीता है। हर दिन शाम के समय जब भी शराब पीकर घर आता था, मेरी बुरी तरीके से पिटाई भी करता था। हालांकि बावजूद इसके मैं कैसे भी एडजस्ट करके अपनी ससुराल में रह रही थी। धीरे धीरे जब समय गुजरा, समय के अनुसार मेरे 2 बच्चे भी हो गए, लेकिन बच्चों के इस दुनिया में आने के बावजूद भी राहुल के जीवन में कोई बदलाव नहीं आया। इसीलिए मैं अपने दोनों बच्चों का बेहतर भविष्य देखते हुए अपने पति से तलाक ले लिया और तलाक के बाद मैं अपने दोनों बच्चों को लेकर इसी आदर्श नगर कॉलोनी में आ गई और यहीं पर किराए का घर लेकर एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करने लगी और फिर अपने दोनों बच्चों की परवरिश करने लगी। रूबी जब ये सारी बातें पुलिस वालों को बताती है, पुलिस फिर से रूबी से सवाल करती है कि क्या तुमको अपने पति को लेकर शक है। इस पर रूबी पुलिस वालों को जवाब देती है कि साहब, मुझे शक ही नहीं है बल्कि पूरा भरोसा है। दरअसल राहुल का जब मेरे साथ तलाक हुआ था, बच्चों को राहुल अपने पास रखना चाहता था, लेकिन अदालत की मंजूरी की वजह से दोनों बच्चे मेरे हवाले हो गए। हो सकता है कि राहुल ने ही मेरे दोनों बच्चों का अपहरण किया होगा। रूबी जब अपने पति के बारे में इस तरह की बातें बताती है, आखिरकार पुलिस अगले दिन सुबह सुबह राहुल से पूछताछ करने के लिए उसके घर पर जाती है, जहां पर पुलिस को राहुल मिल जाता है। लेकिन राहुल जब पुलिस वालों को देखता है, काफी अदब से उनके साथ पेश आता है। पुलिस जब राहुल के घर पर पहुंचती है, सबसे पहले राहुल से सवाल करती है कि दरअसल हम तुम्हारे दोनों बच्चों के सिलसिले में आए हुए हैं। 21 फरवरी को तुम्हारे दोनों बच्चे स्कूल गए थे और स्कूल से ही कहीं गायब हो चुके हैं। तुम्हारी पत्नी का कहना है कि तुमने ही अपने दोनों बच्चों का अपहरण किया है। पुलिस जैसे ही इस तरह की बातें कहती है, ये सुनकर राहुल भी एकदम से चौंक जाता है। राहुल पुलिस वालों से कहता है कि साहब, मुझे तो मालूम ही नहीं है कि मेरे दोनों बच्चे कहीं गायब हो चुके हैं, और रही बात मेरी पत्नी की, तो मेरे बच्चों को गायब मैंने नहीं बल्कि खुद मेरी पत्नी रूबी ने ही किया होगा और वो सब कुछ झूठ बोल रही है। राहुल जब रूबी के ऊपर ही आरोप लगाता है, पुलिस राहुल से सवाल करती है कि भला रूबी ऐसा क्यों करेगी, क्योंकि तुम्हारे दोनों बच्चों की परवरिश रूबी ही तो कर रही है। इस पर राहुल पुलिस वालों को जवाब देता है कि साहब, शायद आप लोगों को मालूम नहीं है कि रूबी का एक व्यक्ति के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा है जिसका नाम है नितिन, जो कबीरपुर का रहने वाला है। दरअसल नितिन और रूबी शादी भी करने वाले हैं। हो सकता है कि रूबी नितिन की वजह से ही अपने दोनों बच्चों को कहीं गायब ही नहीं किया है, बल्कि उन दोनों को नुकसान भी पहुंचाया होगा। राहुल जब नितिन का नाम बताता है, पुलिस को थोड़ा शक तो होता है, लेकिन बावजूद इसके पुलिस नितिन को लेकर सीरियस नहीं होती है, बल्कि अब रूबी के दोनों बच्चों के बारे में पता लगाने के लिए सबसे पहले उनके स्कूल में जाती है और स्कूल के बाहर लगे सीसीटीवी रिकॉर्डिंग को चेक करती है। पुलिस जब सीसीटीवी को चेक करती है तो आखिरकार स्कूल की छुट्टी होने के बाद रूबी
रूबी के दोनों बच्चे एक बाइक पर बैठकर जाते हुए दिखाई देते हैं। उस बाइक को चलाने वाला एक लंबे कदकाठी का व्यक्ति होता है। पुलिस जाकर उस सीसीटीवी रिकॉर्डिंग को रूबी को दिखाती है और साथ ही साथ रूबी से उस व्यक्ति के बारे में पूछताछ करती है। इस पर रूबी पुलिस वालों से कहती है कि साहब ये कोई और नहीं बल्कि मेरा प्रेमी नितिन ही है। दरअसल हर रोज की तरह नितिन ही मेरे दोनों बच्चों को स्कूल से छुट्टी होने के बाद घर लेकर आता था। लेकिन रूबी जब इस तरह की बातें कहती है, न जाने क्यों पुलिस को रूबी की बातों पर भरोसा नहीं होता है। इसीलिए पुलिस उसी वक्त ही नितिन से पूछताछ करने के लिए उसके घर पर पहुंच जाती है। लेकिन इधर नितिन जब अपने सामने पुलिस वालों को देखता है, देखकर इस प्रकार से डर जाता है कि डर के मारे वहां से भागने की कोशिश करता है। नितिन जब अपने घर से छलांग लगाता है और जैसे ही नीचे गिरता है, उसका एक पैर टूट जाता है, जिसकी वजह से नितिन भाग नहीं पाता है। पुलिस सबसे पहले नितिन को लेकर हॉस्पिटल में जाती है और उसका ट्रीटमेंट करवाती है। इधर नितिन जब होश में आता है, पुलिस नितिन से रूबी के दोनों बच्चों के बारे में पूछताछ करती है। इस पर नितिन पुलिस वालों को जवाब देता है कि साहब छुट्टी के बाद मैं रूबी के दोनों बच्चों को घुमाने लेकर गया था और शाम के समय दोनों बच्चों को कॉलोनी के बाहर जाकर छोड़ भी दिया था। उसके बाद मुझे नहीं मालूम कि उसके दोनों बच्चे कहां पर गए हैं। नितिन जब ये सारी बातें बताता है, पुलिस को पूरा भरोसा हो जाता है कि नितिन इतनी आसानी से सच बताने वाला नहीं है। इसीलिए पुलिस नितिन को अब धमकी देते हुए कहती है कि तुम्हारा एक पैर तो पहले से ही टूटा हुआ है, अगर तुमने हमें सब कुछ सच सच नहीं बताया तो हम तुम्हारा दूसरा पैर भी तोड़ देंगे। पुलिस जैसे ही इस तरह की धमकी देती है, नितिन भी एकदम से डर जाता है और आखिरकार मजबूर होकर अपनी सच्चाई कबूल कर लेता है। साथ ही साथ पुलिस वालों से कहता है कि साहब दरअसल मैंने उन दोनों बच्चों की हत्या कर दिया है। नितिन जब हत्या की बात कहता है, ये सुनकर पुलिस भी एकदम से चौंक जाती है। लेकिन नितिन जब इस हत्या की पूरी कहानी बताता है तो वाकई में इसे सुनने के बाद हर किसी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। दरअसल इस कहानी की शुरुआत होती है जब रूबी अपने पति राहुल से तलाक लेकर आदर्श नगर कॉलोनी में अपने दोनों बच्चों के साथ किराए का एक कमरा लेकर रहने लगती है। रूबी अपने दोनों बच्चों की परवरिश करने के लिए एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करने लगती है। लेकिन रूबी जिस कंपनी में नौकरी करने के लिए जाती है, वहीं पर रूबी की मुलाकात नितिन से होती है। रूबी और नितिन की जब मुलाकात होती है, पहले दोनों के बीच में दोस्ती होती है, उसके बाद बातचीत करते करते आखिरकार रूबी और नितिन के बीच में प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है। हालांकि रूबी और नितिन के बीच में जब प्रेम प्रसंग शुरू होता है, रूबी अपने पति राहुल के बारे में नितिन को सब कुछ बता देती है। दरअसल रूबी नितिन से कहती है कि 4 साल पहले मेरे पति से तलाक हो चुका है। लेकिन रूबी नितिन से एक झूठ बोल देती है अपने दोनों बच्चों को लेकर। नितिन जब रूबी के दोनों बच्चों के बारे में पूछताछ करता है तो रूबी कहती है कि दरअसल ये दोनों बच्चे मेरी स्वर्गवासी बहन के बच्चे हैं, उनका इस दुनिया में कोई नहीं है, इसीलिए इन दोनों बच्चों की जिम्मेदारी मैंने अपने कंधों पर ले लिया है। नितिन और रूबी के बीच में जब प्रेम प्रसंग शुरू होता है, नितिन रूबी को इस प्रकार से चाहने लगता है कि आखिरकार नितिन और रूबी शादी करने का फैसला भी कर लेते हैं। लेकिन इससे पहले कि नितिन रूबी से शादी करता, नितिन को एक दिन ये सच्चाई मालूम चल जाता है कि ये दोनों बच्चे किसी और के नहीं बल्कि रूबी और राहुल के ही हैं।
नितिन को जैसे ही सच्चाई मालूम चलता है, नितिन अब रूबी से शादी करने से पहले ये सोचने लगता है कि अगर मैंने रूबी से शादी किया और जब उसके दोनों बच्चे हमारे ही साथ रहेंगे, रूबी जब भी अपने दोनों बच्चों को देखेगी, देखकर अपने पति राहुल को कभी भूल ही नहीं पाएगी। इसीलिए नितिन अब रूबी से शादी करने से पहले ही उसके दोनों बच्चों को हमेशा के लिए इस दुनिया से ही हटाने का तय कर देता है। हालांकि नितिन जब रूबी के दोनों बच्चों को इस दुनिया से हटाने का तय करता है, इस बारे में रूबी को कुछ भी नहीं बताता है। 21 फरवरी को हर रोज की तरह सुबह सुबह रूबी जब अपने दोनों बच्चों को स्कूल भेजने के बाद खुद भी अपनी नौकरी पर चली जाती है, इधर जब स्कूल की छुट्टी होती है, दोपहर के वक्त नितिन अपनी बाइक लेकर स्कूल पहुंच जाता है। उसके बाद दोनों बच्चों को लेकर मार्केट में जाता है, दोनों को कुछ खिलाता पिलाता है और अपनी बाइक पर ही बैठाकर वहां से गौरीपुर गांव में जाता है और शाम के समय ही गौरीपुर गांव के ही एक गन्ने के खेत में रूबी के दोनों बच्चों को लेकर जाता है और उसी गन्ने के खेत में ही रूबी के दोनों बच्चों का गला दबाकर हत्या कर देता है और फिर उन दोनों बच्चों की डेड बॉडी को उसी गन्ने के खेत में छोड़ देता है और वहां से वापस अपने घर चला जाता है। इधर रूबी जब शाम के समय अपने घर पर पहुंचती है और जब उसके दोनों बच्चे कहीं दिखाई नहीं देते हैं, आखिरकार अगले दिन सुबह सुबह रूबी थाने जाकर अपने दोनों बच्चों की गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज करवा देती है। इधर जब इस बात की जानकारी नितिन को मालूम चलता है, आखिरकार अगले दिन नितिन जाकर रूबी के दोनों बच्चों की सारी सच्चाई रूबी से बता देता है। साथ ही साथ ये भी बता देता है कि उसके दोनों बच्चों की डेड बॉडी कहां पर है। रूबी के दोनों बच्चों की हत्या की बात जब रूबी से बताता है, इसे सुनने के बाद रूबी भी काफी देर तक रोती रहती है, लेकिन रोने के बावजूद भी रूबी फिर भी नितिन को माफ कर देती है और फिर से नितिन से शादी करने के लिए तैयार भी हो जाती है। दरअसल रूबी अपने दोनों बच्चों को नितिन से शादी करने के लिए बलि पर चढ़ा देती है। रूबी को जब सारी सच्चाई मालूम चल जाता है, इसके बावजूद भी रूबी पुलिस को कुछ भी नहीं बताती है। वाकई में नितिन जब ये पूरी कहानी पुलिस को बताता है, पुलिस सबसे पहले नितिन को लेकर गौरीपुर गांव उस गन्ने के खेत में जाती है और आखिरकार उस खेत से रूबी के दोनों बच्चों की डेड बॉडी बरामद भी कर लेती है। पुलिस दोनों डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और फिर नितिन की तहरीर पर रूबी को भी अपनी हिरासत में लेकर थाने पहुंच जाती है। फिलहाल पुलिस ने इन दोनों आरोपियों को अपनी हिरासत में लेकर इन पर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करके जेल भेज दिया है। दोस्तों, इस पूरी घटना के बारे में आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमको जरूर दीजिएगा। मिलते हैं किसी और सच्ची कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।